नियति के आगे बढ़ते कदम रुक गए और वो अभ्रम से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर अभ्रम की मजबूत पकड़ के आगे नियति की हर कोशिश नाकाम रही। वो थककर अभ्रम की पीठ के सहारे खड़ी हो गई। उसका सिर अभ्रम की पीठ पर था और वो ऊपर आकाश की तरफ अपना चेहरा किए आंखें बंद कर रो रही थी। जैसे ही नियति का बैक अभ्रम के बैक से टच हुआ तो उसके शरीर में हलचल होने लगी। ये एहसास जिसे अभ्रम अभी महसूस कर रहा था, उसने आज से पहले कभी ऐसे एहसास को महसूस नहीं किया था। उसके हाथ में अभी भी नियति का एक हाथ था। वो अभ्रम के सहारे खड़ी अपने दर्द में तड़प रही थी तो वहीं अभ्रम उसकी नजदीकियों के एहसास से दो चार हो रहा था। आज पहली बार उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था, जिसे महसूस कर उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। वो जैसे ही मुड़ा तो नियति जो उसके सहारे ही खड़ी थी वो गिरने लगी, पर तभी उसे अभ्रम की बाहों का सहारा मिला और वो उसकी बाहों में लटकी अपनी भीगी आंखों से उसकी आंखों में देखने लगी। उसे इतना टूटा हुआ देखकर अभ्रम ने उससे कुछ नहीं कहा और झुककर उसे अपनी बाहों में उठाकर चला गया। उस पल में न जाने नियति को क्या हुआ कि उसने अपनी बाहें अभ्रम के गर्दन में लपेट दी और उसके सीने पर अपना सिर रख दिया। अभ्रम नियति को अपनी बाहों में उठाए जब बाहर आया तो दोनों को देखकर जगुआ, टाइगर और पाइथन तीनों हैरान रह गए। पर फिर जल्दी से टाइगर ने कार का डोर ओपन किया। अभ्रम नियति को अपनी बाहों में थामे हुए ही गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही देर बाद वो सभी बीस्ट विला में थे। नियति उसकी बाहों में ही सिसकते हुए सो गई थी। अभ्रम नियति को उसके रूम में ले आया और उसे बेड पर सुलाकर उसे देखते हुए पीछे होने लगा। कौन हो तुम? क्या मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ? क्या तुम सही हो? ये बोलते हुए वो नियति को देखते हुए दरवाजे तक आया और फिर उसे एक नजर देख कर चला गया। अभ्रम अपने रूम में बैठा ड्रिंक कर रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने नियति का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। नियति का उस पर चिल्लाना और उसके सहारे खड़े होकर रोना, ये सब याद कर अभ्रम ने एक ही बार में ड्रिंक का ग्लास पूरा खाली कर दिया। उसकी आंखें शराब के नशे से बोझल हो गई थीं। उसने काउंटर पर ग्लास रखा और उठकर अपने ब्लेजर को निकालने लगा। अभ्रम अपना ब्लेजर फेंकते हुए रूम से निकला और नियति के रूम की तरफ जाने लगा। इस बीच वो खुद से ही बातें कर रहा था और बातें करते हुए ही वो नियति के रूम में आ गया। उसे सोते हुए देखकर अभ्रम तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, कितने सुकून से सो रही हो तुम? और मुझे नींद नहीं आती। मैं भी तुम्हारी तरह सुकून से सोना चाहता हूँ टर्टल, पर मुझे सुकून तुम्हारे पास मिलता है। क्यों मुझे तुम्हारे पास रहकर नींद आती है? अब तुम ही मुझे सुलाओगी, मैं अब तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए अभ्रम अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और फिर अपनी शर्ट निकालकर बेड पर आ गया और नियति की कमर पर अपना सिर रखकर उस पर अपनी बाहें लपेटते हुए अभ्रम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। वो नियति की कमर को पकड़े हुए ही सो गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ आज सुकून भी बिखरा हुआ था। नियति नींद में ही कसमसाई, पर ज्यादा थके होने की वजह से उसमें आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसे अपने ऊपर भारीपन को महसूस हुआ। उसने झुककर देखा तो अभ्रम का चेहरा देखकर वो दंग रह गई। वो अभी भी उसी पोजीशन में नियति को पकड़े सो रहा था। उसे खुद पर सोते देखकर नियति डरते हुए बोली, है भगवान, अब क्या होगा? कहीं ये मुझे फिर से सजा न दे, पर इस बार तो मेरी गलती भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने खुद को डांटते हुए आगे कहा, नियति तेरी गलती थी ही कब? ये जानवर तो तुझे बिना गलती के अब तक सजा देते आया है और आज फिर से ये तुझे सजा देगा। उद्धरण चिन्ह। अगले ही पल सजा मिलने का सोचकर नियति का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसने डर का सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारा और धीरे धीरे अभ्रम को खुद पर से हटाने की कोशिश करने लगी, पर तभी उसके हिलने डुलने की वजह से अभ्रम की आंख खुल गई और उसने अपनी धुंधली आंखों से नियति को देखा और उठकर बैठ गया। जब नियति ने उसे शर्टलेस देखा तो वो तुरंत पीछे मुड़कर बैठ गई। उसे ऐसे रिएक्ट करते देखकर अभ्रम ने खुद को देखा और गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उसने कहा, शीट। वो बेड से उठा और अपनी नीचे पड़ी शर्ट को उठाकर पहनने लगा। उसकी नजरें शर्ट पहनते हुए एकटक नियति को ही देख रही थी। पता नहीं मैं क्यों इसके पास आ जा हूँ और मुझे नींद इसके पास रहकर ही क्यों आती है। अभ्रम ने सोचते हुए अपनी शर्ट पहनी और नियति से कहा, डोंट पैनिक, मैं बस सोने आया था। ये बोलकर वो चला गया। तो वही उसर की बातें सुनकर नियति हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी। अभ्रम नियति के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जा रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाजें गई, जिसे सुनकर वो रुक गया और ध्यान से उन आवाजों को सुनने लगा।
दो मेल सर्वेंट जो विला की साफ सफाई कर रहे थे वे एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, सही कहते हैं, सभी खूबसूरती के सामने अच्छे अच्छों की नहीं चलती। उसकी बात पर दूसरे सर्वेंट ने कहा, तूने सही कहा, बीस्ट कहने को तो कितने खूंखार है, पर देखो एक खूबसूरत लड़की के आगे उनकी भी नहीं चली। जैसे ही अब्रम के कानों में ये आवाज गई, उसकी मुट्ठी गुस्से में कस गई और उसकी मुट्ठी गुस्से में कस गई और उसने अपने कदमों को दोनों सर्वेंट की तरफ बढ़ा दिया। वे दोनों सर्वेंट अभी भी एक दूसरे से बात करने में मग्न थे। पहले सर्वेंट ने कहा, अरे मैं तो रोज देखता हूँ, बीस्ट इस लड़की के कमरे में सोते हैं या तो वो लड़की बीस्ट से कमरे में सोती है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर दूसरे सर्वेंट ने कहा, बिना किसी रिश्ते के एक जवान लड़की का बीस्ट के कमरे में सोना क्या शोभा देता है। फिर पहला सर्वेंट बोला, भाई यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। बोलते हुए वो हंसने लगा। तभी दूसरा सर्वेंट भी उसकी बात पर हंसते हुए बोला, ऐसे रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। ये समझ लो वो लड़की हमारे बीस्ट की जरूरत है। आम लोग अपनी जरूरत पूरा करने के लिए कोठी या रेड लाइट एरिया का सहारा लेते हैं, पर हमारे बीस्ट को तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। वो तो इसी विला में रहकर ही सारे सुख भोग लेते हैं। ये सुनते ही अब्रम के कानों से धुआं निकलने लगा। उसका चेहरा गुस्से में एकदम लाल हो गया था। अचानक से दोनों सर्वेंट बात करते हुए रुक गए। उन्हें जैसे ही अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई, वे दोनों पीछे मुड़े। जैसे ही दोनों ने बीस्ट को देखा, उनकी सांसें उनके गले में ही अटक गई। उनकी आंखें बीस्ट को देखकर ऐसे फैली मानो जैसे उनके सामने मौत खड़ी हो। दोनों ही अब्रम को देखकर डर से कांपने लगे थे। उनके हाथ में पड़ा सामान भी छूटकर नीचे गिर गया था और अगले ही पल दोनों अब्रम के कदमों में गिरे थे और उससे माफी मांग रहे थे। वहीं अब्रम को उन पर जरा सी भी रहम नहीं आई। उनके माफी मांगने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और तभी उसने दोनों को एक एक लात मारी और वे दोनों ही उससे दूर जा गिरे। अब्रम उसी पल दोनों को सजा देने लगा और उन्हें मारते हुए लिविंग एरिया में आ गया। वो सोफे पर जाकर बैठ गया और उसके सामने दोनों ही सर्वेंट घुटनों के बल हाथ जोड़े बैठे उससे माफी मांग रहे थे। अब्रम के इशारे पर टाइगर और जैगुआर दोनों ही लोहे की सलाखों को गर्म करके उसके पास ले आए। अब्रम ने उन सलाखों को लिया और उठकर दोनों के पास चला गया। उसने लोहे की गर्म सलाखों को दोनों के हाथ पर मारा और उससे उन्हें जलाने लगा। दर्द महसूस करते ही दोनों ही सर्वेंट जोर से चिल्लाए। उनकी आवाज विला के कोने कोने में गूंज रही थी। उनकी दर्द भरी चीख जब नियति के कानों में गई तो वो एकदम से चौंक गई। उसकी धड़कनें और उसकी सांसें दोनों ही तेज हो गई थी। वो जल्दी से अपने रूम से भागते हुए बाहर आए और हॉल का नजारा देखकर दंग रह गई। वो अब्रम की हैवानियत को, उसकी क्रूरता को अपनी आंखों से देखकर डर से कांपने लगी और उसकी सांसें जैसे उसके गले में ही अटक गई थी। अब्रम बेरहमी से दोनों सर्वेंट को जला रहा था। उनकी चीख सुनकर और उन्हें दर्द में तड़पते देखकर नियति रोने लगी थी। वहीं अब्रम ने दोनों सर्वेंट पर रहम न दिखाते हुए जबरदस्ती उनके मुंह को खुलवाया और सलाखों से उनकी जीभ को जला दिया। ये देखकर नियति और डर गई। वो अपनी हैरानी से बड़ी हो चुकी आंखों से अब्रम को देखते हुए पीछे हटने लगी। इस नजारे को देखकर उसकी आंखों के सामने एक बार फिर उसका अतीत कौंध गया और उसे ऐसा ही एक डरावना मंजर याद आ गया। एक आदमी जिसके मुंह, हाथ, पैर, लगभग पूरे शरीर से उसे जहां जहां चोट लगी थी, उसके जख्मों से खून निकल रहा था और वो दर्द में तड़पते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने सामने व्हील चेयर पर बैठे आदमी से माफी मांग रहा था। वहीं उनसे कुछ दूरी पर खड़ी एक लड़की इस नजारे को देखकर डर से कांप रही थी। वो बार बार में सिर हिलाते हुए रो रही थी। उस जख्मी आदमी ने रोते हुए व्हील चेयर पर बैठे आदमी से कहा, हमको माफ कर दो ठाकुर साहब, हमसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। पर उसकी बात का ठाकुर पर कोई असर नहीं हुआ और उसने अपने आदमियों से कहा, और कितना समय लगेगा, हम इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते और ये है कि मुंह उठाए हमारे सामने बोले जा रहा है। जल्दी लाओ, ए हरिया जल्दी ला सलाखें। हरिया जल्दी से लोहे की सलाखों को आग में तपाकर ठाकुर के पास ले गया। वहीं आग में दहकती सलाखों को देखकर उस लड़की की खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। उसने आदमी के पास जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, पर तभी व्हील चेयर पर बैठे ठाकुर ने उसे आंखें दिखाई तो वो डर कर पीछे हट गई। ठाकुर ने सलाखों को देखकर उस आदमी को देखते हुए हरिया से कहा, ए हरिया, जला दे इन सलाखों से इसके हाथ जिनसे इसने हमारी होने वाली ठकुराइन को छुआ। जला दे इसकी जुबान जिनसे इसने हमारे बारे में अपशब्द कहे
और फोड़ दे इसकी आंखें जिनसे इसने हमारी ठाकुराइन को देखा। उद्धरण चिन्ह। ये सब सुनकर उस लड़की के होश उड़ गए। वही वो जख्मी आदमी इस सजा से बचने के लिए मौत की भीख मांगने लगा, पर ठाकुर को उस पर तरस नहीं आया। हरिया ने वैसा ही किया जैसा ठाकुर ने उसे करने के लिए कहा। अपनी आंखों के सामने इस दिल दहला देने वाले मंजर को देखकर वो लड़की जोर से चिल्लाई। अपने अतीत के उन पलों को याद कर नियति घृणा भरी नजरों से अब्रम को देख रही थी। उसकी नजरों में ठाकुर और अब्रम दोनों एक समान लग रहे थे। उसने बेहद नफरत से अब्रम को देखते हुए मन में ही खुद से कहा, जानवर है ये, सच में एक जानवर है। खुद को दर्द नहीं होता तो क्या दूसरों को भी दर्द नहीं होता? कोई किसी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? कोई किसी को इतनी बुरी तरह कैसे तड़पा सकता है? क्या इन लोगों की दर्द भरी चीखें इन्हें सुनाई नहीं दे रही? क्या इन्हें दर्द में तड़पते देखकर इन्हें दर्द नहीं हो रहा? ये इतनी दरिंदगी कैसे दिखा सकते हैं? कोई फर्क नहीं है इनमें और उसमें, ये सबके सब जानवर है। उद्धरण चिन्ह। वो मन ही मन अब्रम को कोसते हुए वहां से चली गई। दोनों सर्वेंट की चीखें सुनकर शीला और आस्था भी वहां आ गई। जब उन्होंने अब्रम को दोनों सर्वेंट को सजा देते देखा तो वे दोनों भी हैरान रह गई। शीला तो डरकर खामोश ही रही, पर आस्था से ये सब देखा नहीं गया और तभी वो अब्रम के पास आते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो बेटा? ये दोनों तो यही काम करते हैं, फिर आप उन्हें ऐसी सजा क्यों दे रहे हो बेटा? अब्रम ने गर्दन घुमाकर आस्था की तरफ देखा और उसे देखते हुए ही बोला, आप जानती भी हैं आस्था आंटी, ये दोनों मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? अब जो गलती इन्होंने की है उसकी सजा तो इन्हें मिलकर ही रहेगी। उसकी बात सुनकर वे दोनों सर्वेंट उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोले, बीस्ट हमें माफ कर दो, हम आगे से कभी भी आपके और नियति के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। बीस्ट प्लीज हमें माफ कर दो, ये हमारी पहली गलती है, हमें माफ कर दो, हम दोबारा कभी कोई बात नहीं करेंगे। आपके और नियति के बारे बीस्ट हम कभी कुछ नहीं कहेंगे। अब्रम ने दोनों को घूरते हुए कहा, बीस्ट के विला में गलती की माफी नहीं सिर्फ सजा होती है। तुम दोनों यहाँ के रोल अच्छे से जानते थे, उसके बाद भी तुम दोनों ने ये गलती जानबूझकर की, तो अब सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने जगुआ और टाइगर की तरफ देखते हुए आगे कहा, दोनों को यहाँ से ले जाओ और ब्लैकी के सामने डाल दो। ये सुनते ही दोनों सर्वेंट की आंखों में खौफ दिखने लगा। वही सब उसकी बातें सुनकर हैरानी से उसे देख रहे थे। टाइगर और जगुआ को उसकी बात माननी ही थी, इसलिए दोनों चुपचाप बिना कुछ कहे सर्वेंट के पास गए और दोनों को अपने साथ ले जाने लगे। तभी आस्था ने अब्रम के पास आते हुए कहा, किस किस का मुंह बंद करेंगे आप और किस किस को सजा देंगे आप? आज इन दोनों ने बात की, कल सभी करेंगे। अरे बात करेंगे क्या, बात करते होंगे। इनकी आवाज आपके कानों तक गई, पर उन आवाजों का क्या जो अभी भी दबी हुई है? और बातें यही होती हैं। सवाल तो उठेंगे ही बेटा, जब आप एक जवान लड़की के साथ बिना किसी रिश्ते के एक कमरे में रहेंगे। ये सुनते ही अब्रम ने तेज आवाज में कहा, आस्था आंटी मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगी और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा। आप जानती भी हैं आप क्या कह रही है। आप मुझ पर इस तरह के इल्जाम कैसे लगा सकती है? आप तो मुझे बचपन से जानती हैं, उसके बाद भी आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। उसकी बात सुनकर आस्था ने उसे समझाते हुए कहा, मैं समझती हूँ बेटा, पर ये दुनिया, ये लोग, वो आपको नहीं समझते। मैंने बचपन से आपको देखा है, आप ऐसे इंसान नहीं हो, ये मैं जानती हूँ, पर और लोग नहीं जानते, और वही लोग हैं जो आप पर सवाल उठाएंगे, जो नियति पर सवाल उठाएंगे। आप तो एक आदमी हो, आपको इन सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब यही सवाल एक लड़की पर उठते हैं तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। समाज उसे ऐसी नजर से देखता है जिसके बाद या तो वो लड़की गुमनामी की जिंदगी जीती है या खुद को खत्म कर लेती है। उद्धरण चिन्ह। आस्था की बातें अब्रम को ट्रिगर कर रही थी। उसने गुस्से में अपनी मुदी को कसकर बंद कर लिया और आस्था की तरफ देख अपने शब्दों को संभालते हुए कहा, जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता कि टर्टल इनोसेंट है, मैं उसे यहाँ से नहीं जाने दे सकता, वो यही रहेगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर आस्था ने कहा, कैद करने के और भी तरीके हैं बेटा, पर ये तरीका जो आप अपना रहे हो वो गलत है बेटा। एक जवान लड़की के साथ बिना किसी रिश्ते के एक कमरे में रहना, इस पर हर कोई सवाल उठाएगा। आपके सामने कोई कुछ नहीं कहेगा, पर सबके मन में यही सवाल होगा। ठीक है, अगर सबके मन में यही सवाल है तो मैं इस सवाल का जवाब आज ही देता हूँ। बोलकर अब्रम ने टाइगर की तरफ देख कहा,
एडवोकेट कर्मा को फोन करो और उसे यहाँ बुलाओ। टाइगर ने उसकी बात पर सिर हिलाया और कॉल करने दूसरी तरफ चला गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब्रम क्या करने वाला है। सभी असमंजस में उसे देख रहे थे, पर अब्रम को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उठा और बिना कुछ कहे अपने रूम की तरफ चला गया। उसने अपने कमरे में आकर खुद से कहा, लोगों को लगेगा कि मैं उनके सवालों से डरकर ये कर रहा हूँ, पर इसके पीछे की असली वजह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। आज या तो तुम्हारा सच मेरे सामने आएगा टर्टल, या तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी कैदी बनकर इस विला में ही रह जाओगी। देखते हैं टर्टल तुम और कितना सहन कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। वही नियति अपने कमरे में बेड पर बैठी रो रही थी। उसके सामने वही डरावना मंजर चल रहा था। अब्रम को उन्हें सजा देते देखकर नियति के सामने उसके अतीत की फिर से कुछ धुंधली याद आ गई थी। अपने अतीत को याद कर उसे अब्रम से और नफरत होने लगी थी। अब्रम और अपने अतीत में मौजूद शैतान में उसे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। जहां एक तरफ ये सब हो रहा था तो वही शीला विला के पिछले हिस्से में खड़ी किसी से कॉल पर बात कर रही थी। शीला ने कल पर आज की सारी घटना बताई। उसकी बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ से एक आवाज आई, ये तमाशा जल्दी ही खत्म हो जाएगा और वो लड़की भी विला से बाहर निकाल दी जाएगी। तुम बस उस पर नजर रखे रहना। ये सुनकर शीला ने हंसते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं मेम साहब। कहाँ बीस्ट और कहाँ वो लड़की, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो बस एक चींटी है, चींटी जिसे बीस्ट कभी भी अपने पैरों तले कुचल सकते हैं। उसकी बात सुनकर कॉल के दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आने लगी। करीब आधे घंटे बाद एडवोकेट कर्मा की कार बीस्ट विला के सामने आकर रुकी। टाइगर बाहर ही खड़ा उसका वेट कर रहा था। जैसे ही एडवोकेट कर्मा कार से बाहर आया, उसने टाइगर को देखते ही पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? बीस्ट ने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? टाइगर ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता यार, वो तो बीस्ट ही जानते हैं। चल वो तेरा इंतजार कर रहे हैं। ये बोल वो कर्मा को अपने साथ ले जाने लगा। तभी कर्मा ने उसके साथ चलते हुए कहा, मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मेरी सांसें मेरे गले में अटक जाती है। पता नहीं तुम लोग कैसे बीस्ट के साथ रह लेते हो, मैं तो एक दिन भी नहीं रह सकता। टाइगर ने उसकी बात पर उसे तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, मैं प्रे करूंगा एक दिन ये मौका तुझे भी मिले। तो ये सुन कर्मा उसे घूरने लगा। एक बार फिर सभी हॉल में इकट्ठे हुए। अब्रम सोफे पर जंगल के राजा की तरह बैठा था और नियति उसके सामने मुजरिम की तरह खड़ी थी। अब्रम की नजरें जो उसी पर थीं, उसने एक टक नियति को घूरते हुए कहा, टर्टल तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ऑफर की बात सुनकर नियति उसे गहरी नजरों से देखने लगी। वही अब्रम के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। वो नियति को देखते हुए बोला, तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, बिना किसी पनिशमेंट के, बिना किसी टॉर्चर के। तुम यहाँ से जा सकती हो, बस जाने से पहले मुझे उसका नाम चाहिए जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। नियति ने बेबसी से उसे देखा और उसे देखते हुए मन में बोली, ये जानवर तो हमारे गांव के भोला के बैल से भी ज्यादा जिद्दी है। बार बार एक ही बात पूछने से मैं कुछ नया तो नहीं बोल दूंगी। अरे जब मुझे किसी ने भेजा ही नहीं तो मैं किसका नाम लूं? क्या ये जानवर पागल हो गया है? इसी इतनी सी बात समझ नहीं आती। इसकी घड़ी की सुई क्यों एक ही जगह पर अटक गई है? अरे कोई इसे धक्का देकर आगे बढ़ाओ या इन्हें पागल खाने में छोड़ आओ। कम से कम इनका पागलपन तो ठीक होगा। वो अब्रम को मन में कोसती जा रही थी। वहीं उसे खामोश देखकर अब्रम ने कहा, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, पहले मेरी पूरी बात सुनो। तुम्हें सोचने का टाइम दिया जाएगा, आराम से सोचती रहना। उसकी बात सुनकर नियति अपने ख्यालों से बाहर आए और अपनी गोल गोल आंखों से उसे देखने लगी। अब्रम अपनी जगह से उठा और उसके पास जाते हुए बोला, टर्टल तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम मुझे उस शख्स का नाम बताओ। दो ऑप्शन है, या तो तुम मुझे उस शख्स का नाम बता दो या फिर अपनी आजादी को मेरी गुलाम बना दो। उद्धरण चिन्ह। नियति उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। ये पागल जानवर कहना क्या चाहते हैं? क्या ये मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है? वो अब्रम देखते हुए मन में बोली। उसके चेहरे के उड़े रंग को देखकर अब्रम होठों को तिरछाकर मुस्कुराया और उसके माथे पर एक उंगली रख उसे पीछे की तरफ पुश करते हुए कहा, आज शाम तक का टाइम है तुम्हारे पास। तुम्हारा जो भी डिसीजन हो मुझे बता देना टर्टल। कैद या आजादी, चॉइस इज योर्स। अब्रम ने उस पेपर्स को नियति के हाथ में देते हुए कहा, मैं तुम्हें कानूनी अपना गुलाम बनाऊंगा ताकि कभी कोई मेरे गुलाम को मुझसे छीनने की कोशिश ना करे।
तुम अपनी मर्जी से इन पेपर्स पर साइन करके अपने आप को मुझे सौंप दोगी। जैसे जैसे नियति उसकी बात सुनती जा रही थी, उसके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। उसके बदलते भाव को देखकर अशरम अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। तभी उसने नियति को देखते हुए मन में कहा, देखता हूँ अब तुम कैसे नहीं टूटती। मैं जानता हूँ तुम कभी मेरी कैद को नहीं चुनोगी और मेरी शर्तों के सामने झुककर मुझे उसका नाम बताओगी जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है। बस एक बार मुझे उसका पता चल जाए, उसकी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। मैं उसे इतना तड़पाऊंगा, उसकी मौत को भी उस पर रहम आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। नियति को एक कोर लुक देकर अब्रम पलट कर जाने लगा। वो कुछ कदम चला ही था कि तभी रुककर बिना नियति की तरफ देखे बोला, तुम्हारे पास सिर्फ आज शाम तक का टाइम है, अच्छे से सोच लेना, कैद या आजादी। ये बोलकर वो चला गया। उसके जाने के बाद सबकी नजरें अब नियति पर थी। नियति भी बेबस नजरों से सबको देख रही थी, जैसे उनसे मदद मांग रही हो कि प्लीज इस जानवर की कैद से मुझे कोई तो आजाद करवाओ।